शिक्षक दिवस की सभी को हार्दिक बधाई। आज हम शिक्षक दिवस को एक नए अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोविड 19 के दौर में बहुत सी चीज़ें हमारी बदली हैं और उसी क्रम में हमारे विद्यालयों के, कॉलेजेस के जो उत्सव हैं उनको भी मनाने के तौर तरीक़ों में बदलाव आया है। कोविड की गाइडलाइन की भी हमको पालना करनी है। इसी संदर्भ में आज हम कोविड 19 के दौर को ध्यान में रखते हुए अपना जो शिक्षक दिवस है उसको हम मनाने जा रहे हैं। हमारे साथ आज डॉक्टर जेडी सिंह, आप ग्रामोत्थान विद्यापीठ शिक्षा महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं, अपनी वार्ता के लिए यहाँ हमारे साथ उपस्थित आए हैं। अपने शिक्षक दिवस की शुरुआत करें, मैं आग्रह करूँगा जेडी सिंह जी से कि दीप प्रज्वलित करें और इस कार्यक्रम का आगाज़ करें। एक बार पुनः सभी को शिक्षक दिवस की बधाई। जिस संदर्भ में आज हमारा जीवन चल रहा है उसमें बहुत सारी हमारी जीवन शैली में बदलाव आया है और उन बदलावों को हमें सहर्ष स्वीकार करना है, सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि कोई भी परिस्थितियाँ जब आती हैं, अगर हम उनको सकारात्मक दृष्टि से लेते हैं तो वो हमें बहुत सारी बातें सिखा के जाती हैं। कोविड का दौर भी हमें बहुत सी बातों को सिखाने के लिए आया है। हम जिस इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं उसको भी एक नए अंदाज में यूज़ करना हमने सीखा है और इसी इंटरनेट या हम ये कहें कि साइंस की जो हमें ये देन मिली है उस के अनुसार हम इसका उपयोग कर रहे हैं। हम शिक्षक दिवस को भी इसी संदर्भ में मना रहे हैं। मैं पुनः आपको बता दूं कि हमारे साथ आज इस विशेष कार्यक्रम में डॉक्टर जेडी सिंह जी उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर जेडी सिंह जी से कि शिक्षक दिवस की विशेषताएं, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जा रहा है और हम बदलते परिवेश में किस प्रकार से शिक्षा के साथ जुड़े रह सकते हैं, इन सभी बातों के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर जेडी सिंह जी को। नमस्कार साथियों, शिक्षक दिवस पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा से मैं आज शिक्षक दिवस पर श्री राधा कृष्ण जी को नमन करता हूँ। इसी के साथ ही इस क्षेत्र के शिक्षा संत, कर्म योद्धा, युग पुरुष स्वामी केशवानंद जी को भी नमन करता हूँ, जिनके कारण आज हम शिक्षित हुए हैं। ये जो प्लेटफॉर्म दिया है, आज का जो अवसर है, उस पे मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। इसके लिए जो प्लेटफॉर्म का आयोजन किया है, ये एक कर्मठ शिक्षक युवा साथी श्री उदय सिंह जी बेनीवाल ने, और उन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित करने के लिए एक प्रयास किया। और इसी के साथ सतीश जी गुम्बर, उदय सिंह जी, उन्होंने बताया कि
किस तरह से हम शिक्षक दिवस मना सकते हैं। कोरोना जो इफेक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे किस तरह से एक अच्छा सा मैसेज जनता को देना है, युवा साथियों को देना है। तो इसी पे चर्चा करते हैं कि हम शिक्षक दिवस है इसको क्यों मनाते हैं। सबसे पहले तो ये है कि बहुत सारी बातें हैं। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण जी हैं, उन्होंने इस बारे में बताया और उनके जन्मदिवस पर ही हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। और ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर 1962 से मनाया जा रहा है। तो बहुत सारी चर्चाएं की जाती हैं आज के दिन, और सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के उनके बचपन का है, उनकी जीवनी है, उनके जो कार्य हैं, कर्तृत्व हैं, उनके बारे में बहुत कुछ बताया। कुछ चीज़ें मैं भी बताता हूँ आपको कि जो उन्होंने बताया है कि शिक्षक वो ही नहीं है कि किसी अपने बच्चों के दिमाग में जो ज्ञान है उसको पूरी तरह से ठूंस दे। उनका मंतव्य था कि शिक्षक वो है जो छात्र को आने वाली चुनौतियां हैं उनको सामना करने के लिए उसको तैयार करें, उसमें इस तरह की जो शिक्षा दे कि वो मानवदायी हो, कल्याणकारी हो और नैतिक शिक्षा से जुड़ा हुआ हो। वो एक राष्ट्रीय नहीं ही पूरे विश्व के लिए एक कल्याणकारी योजना में शामिल हो, वैसी शिक्षा दी जाए। और उसी के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और इसी कारण से आज हम सभी लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। और यहाँ हम भी अपने गुरु के लिए कई बार ये कहते हैं ना कि हम जो शिक्षक दिवस मना रहे हैं तो हम जो यहाँ हैं हमारे गुरुओं को याद करते हैं। कि जैसे कहा जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, उन्होंने कहा था कि इस धरती पे मैं आया हूँ तो मेरे माता पिता के कारण हूँ, लेकिन मैं जो आज इस पोजीशन पे हूँ तो वो मेरे गुरु के कारण है, और गुरुओं ने जो शिक्षा दी उसी के कारण मुझे आज ये चीज़ें मिली। अर्थात कहने का अर्थ यही है कि जीवन जो दिया है वो भगवान की दया से माता पिता ने दिया है, लेकिन जीवन जीने का जो सलीका सिखाया जाता है वो हमारे गुरुजन हैं, उन्होंने सिखाया है। और इसलिए मैं मेरे गुरुजनों को या गुरुजनों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मेरे को वो शिक्षा दी कि आज मैं एक शिक्षक के रूप में आपके सामने हूँ। और मैं मेरे विद्यार्थियों के लिए भी आभारी हूँ जिन्होंने मेरे को शिक्षक रूप में समझा है। तो ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब हम शिक्षा के प्रति समर्पित होते हैं। अब बात आ रही है कि जो हम आज शिक्षक दिवस मना रहे हैं तो उसमें यहाँ के क्षेत्र की कह सकते हैं कि जिसमें 100 वर्ष से हमारे ग्रामोत्थान विद्यापीठ चल रही है, और उसके जो पुरोधा या कह सकते हैं कि क्रम योद्धा स्वामी केशवानंद जी, जिन्होंने इस संस्था को और इस एरिया को बहुत आगे बढ़ाया है। और उसमें यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे, शिक्षा लेने वाले बच्चे देश विदेश में जाकर इस क्षेत्र का, स्वामी केशवानंद जी का, इस राष्ट्र का और हमारी सोसाइटी का नाम रोशन किया है। ये बहुत बड़ी बात है। और वो शिक्षा उस समय स्वामी केशवानंद जी ने शिक्षा देने का प्रण लिया था जिस समय जागीरदारी प्रथा थी और शिक्षा थी नहीं, और उसी के साथ महिला शिक्षा को भी उन्होंने बहुत अच्छा बढ़ावा दिया। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ इस एरिया में या आसपास बहुत अच्छी शिक्षा है। इसमें थोड़ी सी बात मैं और आगे बढ़ाता हूँ कि स्वामी जी की सोच बहुत आगे थी, उनका विजन बहुत बड़ा था। उन्होंने हिंदी प्रचार के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया और हिंदी प्रचार सभा से भी जुड़े हुए रहे, और इसमें देश की आज़ादी के लिए भी बहुत अथक प्रयास किया। 2 बार वो जेल में भी गए, और हिंदी प्रचार के कारण ही हमारा ये पंजाब, राजस्थान, हरियाणा बहुत बड़ा क्षेत्र था, वो हिंदी क्षेत्र के रूप में जाना जाने लगा। तो ये बहुत बड़ी देन है। इसके साथ ही
एक चीज मैं जब बहुत यहाँ, मेरे को भी इस क्षेत्र में करीब 23 साल हो गए हैं, और मैं देखता हूँ कि स्वामी जी एक महापुरुष के रूप में थे। और वो इसलिए कि उस समय शिक्षा नहीं, शिक्षा की अलग जिन्होंने जगाई, उसमें ये था कि यहाँ हर व्यक्ति को काम मिले। तो संस्था में कारपेंटर हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, टीचर हो, और डॉक्टर, हॉस्पिटल के भी, और बहुत सारे काम थे, चक्की आटा चक्की थी, सब चीज़ें उन्होंने एक जगह तैयार की। और उनमें उन्होंने ये किया कि इन जो चीज़ें हैं उनके द्वारा एक व्यक्ति, एक संस्था आत्मनिर्भर बने। और आत्मनिर्भर बनना बहुत अच्छी बात है, इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। उस दौरान जब पानी की भी व्यवस्था नहीं थी, रेगिस्तान का रूप था, और वहाँ इस दौरान 287 स्कूल खोलना उन व्यक्ति द्वारा बहुत अच्छी बात है। और जो गंगानगर, चूरू, यहाँ अभोर, फाजिलका, सिरसा, बीकानेर, इस एरिया में जो गंगानगर के अलावा उस एरिया में भी जो शिक्षा का अलग जगह है, वो उन्हीं महापुरुष की देन है। अब कुछ चीज़ें जैसे उन्होंने बहुत अच्छी सी बात कही है कि उसमें मैं जैसे उनके कोटेशन पढ़ता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आपको जो कार्य करना है वो हर व्यक्ति के भले के लिए करना है। और उनका तकिया कलाम भी था, भले आदमी। किसी को कुछ कहना था, वैसे कभी किसी को गुस्सा नहीं करते थे। जब भी कोई कुछ कहते थे तो भले आदमी, तूने ये क्या किया, भले आदमी। तो उनका तकिया कलाम ही था, भले आदमी। तो बहुत अच्छे से नेचर के व्यक्ति, और जिन्होंने हर आदमी को अपने जो उनकी एक समझ थी उसके आधार पर, महिला हो चाहे पुरुष हो, बच्चे बच्चे, सबको शिक्षा से जोड़ा है। 3 चीज़ें उसमें और बताना चाहूँगा जिसमें मैंने पढ़ा है कि उस समय एजुकेशन थी नहीं। शिक्षा में यहाँ से शिक्षित होकर व्यक्ति बाहर जाता था कि बेटा तेरे को वहाँ जा, उस गांव में जाना है, वहाँ स्कूल खोलना है, और उस स्कूल में वहाँ जाता। वहाँ के साथ ही यहाँ से जो चिकित्सा से संबंधित चीज़ें हैं वो भी वो ज्ञान रखता था। और उस दौरान नारू रोग था, वो बहुत पेन या कष्टदायी था, जिसके कारण बहुत परेशानी होती थी। तो उसके लिए भी यहाँ जो शिक्षक जाता था उसका इलाज करते थे। इसके सर कहने का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ से विद्यार्थी तैयार होता था, हाँ, शिक्षक के रूप में, हाँ, वो एक चिकित्सक भी, हाँ, कहीं कहीं होता था। चिकित्सक के अलावा भी और होते थे। उसके अलावा ये था कि आज गवर्नमेंट मोबाइल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट अभी थोड़े दिन पहले चलाया है, शुरू कर रही है, हाँ, लेकिन उन्होंने तो कम से कम 50 साल पहले ही बता दिया था कि मोबाइल कॉन्सेप्ट की यहाँ से जो भी शिक्षक जाता था तो लाइब्रेरी से बुक्स ले जाता था। और उस समय ऊँटों का या पैदल चलने का था और उन पे वो जाते थे, और अपने जो बैग झोला जिसको बोलते थे वो रखते थे, उसमें अपनी किताबें रखते थे। आज आपको किताबें दे दी हैं, 15 दिन बाद में वापस आते तो वो किताब उनसे ले लेते, दूसरी दे देते, तीसरी। इस तरह से पूरे गांव में वो शिक्षा के लिए या शिक्षा चेतना के लिए भी कार्य करते थे। इसमें सर एक संस्मरण मुझे भी याद आ रहा है कि क्या है, जहाँ जाते तो वो चौपाल होती थी, और चौपाल में बैठ के लोग बातें कर रहे होते, तो वहाँ वो चौपाल वाले नहीं पढ़े होते थे, हाँ, तो उनका वॉलेंटियर जो तैयार किया हुआ होता था वो उनको उसमें से पढ़कर हिंदी में कहानियां सुनाता, हाँ, ताकि उनकी हिंदी की समझ बढ़ जाए। सही। और ये क्षेत्र हिंदी भाषी होता गया। और आपने जो अभी कहा था कि इसी कारण से, ये हिंदी भाषी होने के कारण आज भारत का हिस्सा है। सही। ये स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश के लिए। इसके अलावा एक और भी जो आज हम ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं, हाँ, तो वो भी उन्हीं का कॉन्सेप्ट था। ड्रिप इरिगेशन जो बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, वो उस समय मैंने पढ़ा है कि यहाँ जब भी जो भी व्यक्ति या जो बालक शिक्षा लेने के लिए आता था तो पानी की बहुत कमी होती थी। इसलिए हर बच्चे को एक पेड़ गोद दे देते थे कि आपको यहीं इसके पास में नहाना है, यहीं पे आपको कुल्ला करना है, यहीं हाथ धोना, और वो उस तरह से वो पौधा तैयार हो जाता। और उसके बाद में उस बच्चे की शिक्षा पूरी हो जाती तो नया बच्चा आता तो वो दूसरा बच्चे को वो गोद दे देते और वो बड़ा पेड़ बन जाता था।
तो ये भी बहुत अच्छी बात है उनकी इतना। स्वामी जी के तो अनेकों संस्मरण हमारे क्षेत्र के लोगों को याद होंगे। मैंने अब भी देखा है कि आपके पास साइकस और फाइकस जैसे पौधे हैं जो केवल संस्था में, पूरे एरिया में और कहीं नहीं मिलेंगे, जो संस्था में आज भी हैं। और उनको स्वामी जी ट्रेन में अपनी छाती पे रख के लाते थे नहीं ताकि कोई पैर नहीं रख दे। वो पर्यावरण प्रेमी भी थे, पर्यावरण से बहुत जुड़े हुए थे। और यहाँ ये सहारनपुर से, यूपी सहारनपुर से वो पौधे भी मंगवाते थे, लाते थे खुद। और आज इतने अच्छे अच्छे पौधे ग्रामोत्थान विद्यापीठ में हैं, मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं कि वो हर कहीं मिलेंगे नहीं। और यहाँ के लोग इसका बहुत बहुत फायदा भी उठाते हैं, उपयोग भी लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सतीश जी हमारे साथ हैं सर। एक बात सतीश जी से हम करना चाहेंगे कि सतीश जी अपने एक छोटे से प्राइमरी स्कूल को बड़े संजीदगी से जीवंत रूप से उसको सजा कर रखे हुए हैं और उसमें अनेकों ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं जो कि एक शिक्षक के लिए अंदर से आत्मा जागृत करने वाली होती है और इतना लगाव पैदा कर देते हैं कि सारा गांव इनके लिए कहीं न कहीं समर्पित रहता है कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। सतीश जी, कोई एक आधे कार्यक्रम का छोटा सा संस्मरण आप। मैं हमेशा से ही जब बीएड की उस वक्त जो बीएड के अंदर पढ़ा कि हमारा समाज, शिक्षक और बच्चे तीनों एक ट्रायंगल रूप में है और जब तक तीनों का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है तब तक वो संस्था जो है वो कामयाब संस्था नहीं कही जाती। तो शुरू से मेरा ये प्रयास रहा है कि सोसाइटी के साथ हमें घुल मिल के काम जब तक नहीं करेंगे तब तक वो विद्यालय अपनी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। सोसाइटी के साथ घुलने मिलने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि सोसाइटी के लोग, समाज के लोग, उस मोहल्ले के लोग, जिस एरिया में स्कूल है उस एरिया के लोग उस स्कूल को अपना स्कूल समझना शुरू कर देते हैं। और जब स्कूल को समाज, चाहे वो सरकार का विद्यालय, लेकिन जब समाज के लोग उसको अपना विद्यालय समझेंगे तो निश्चित रूप से उसकी प्रगति में उनका जो है वो सहभागिता और बढ़ जाती है। विद्यालय के अंदर हम निरंतर सोसाइटी के, समाज से मिलने के कार्यक्रम उनको अवसर देते हैं, जिसमें से एक हमारा कार्यक्रम बसंत पंचमी पे होता है जिसको हम मातृशक्ति अभिनंदन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। मातृशक्ति अभिनंदन दिवस के रूप में हम सभी बच्चों की, माताओं को, बहनों को, उनके परिवार की बुजुर्ग महिलाओं को विद्यालय में आमंत्रित करते हैं बसंत पंचमी के दिन। और उन बसंत पंचमी के दिवस पर एक साक्षात सरस्वती के रूप में उन माताओं की पूजा की जाती है। कहा भी जाता है कि माँ जो है वो प्रथम गुरु है। माँ ने जो है वो जो बेसिक हमारी नीड्स को किस प्रकार से हैंडल करना है वो हमें माँ ही सिखाती है। तो उस प्रकार से हम ये मानते हैं कि साक्षात सरस्वती की पूजा वहाँ की जाती है। निश्चित रूप से जो सतीश जी हमें बता रहे हैं, साथियों, आज के कार्यक्रम का मूल मकसद जो दोनों विभूतियों ने हमें कुछ समझाने का प्रयास किया छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से, यही हमारा मूल मकसद है कि हम सब अपने आप को एक शिक्षक नहीं, जीवंत शिक्षक के रूप में ढालें। इस प्रकार का शिक्षक अपने अंदर देखें कि हम किसी न किसी बालक को आने वाले समय में उसका एक वाहक बना दें कि वो भी आने वाले समय में शानदार शिक्षा का प्रचारक होगा, जैसे स्वामी जी ने तैयार किए थे, जैसे राधा कृष्णन जी की सोच थी। हम उसी सोच पर अपने शिक्षकों के साथ आज और अपने शिष्यों के साथ और पूरे समाज के साथ आज ये बात कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब अपने शिक्षकों को आज की जीवन स्थिति के लिए क्या करना चाहिए। उदय सिंह जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। एक छोटी सी बात लेता हूँ मैं, एक कि शिक्षक को हमेशा एक विद्यार्थी होना चाहिए। टीचर शुड बी ए लर्नर। और वो शिक्षक तभी होगा जब वो लर्नर बनेगा, वो विद्यार्थी का रूप में। कहने का अर्थ है कि शिक्षक जब तक पढ़ेगा तब तक ही वो आगे बढ़ेगा। जैसे हम पुराने समय से, आप भी जानते हैं, आप भी पढ़ा रहे हैं घुम्बर साहब, कि एक हम कहानी पढ़ाते हैं थ्रस्टी करो की, प्यासा होगी, और बहुत पुराने समय से पढ़ाते हैं। मेरे भी पिताजी ने भी पढ़ी है, मेरे दादाजी ने भी पढ़ी है, हो सकता है परदादा ने भी कहीं पढ़ी होगी। और उसमें यही आता है कि एक
जंगल होता है, हर एक प्यासा कौवा होता है, दाएं बाएं वो जाता है और पानी नहीं मिलता है तो कहीं न कहीं जाता है तो वहाँ एक मटका दिखाई देता है, पानी कम होता है और उसमें पत्थर डालकर और वो पानी ऊपर आ जाता है तो पी लेता है। सोचिए आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिए, प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें पत्थर वत्थर डालेंगे तो वो वैसे ही वो पानी सोख लेगा। ऐसा ही कोई एक बड़ी सभा चल रही थी और उस सभा में ये चल रहा था कि लोग बड़े कौवों की सभा जैसे होती है और उनमें सभा तो शाम को टाइम हो गया, शाम के टाइम में भाई जो मटके पड़े होते हैं उनमें पानी नीचा आ गया। एक छोटा सा बच्चा कौवे का वो आता है, अंदर आता है और वो देखता है प्यासा होता है, पानी नहीं मिलता है तो वो मटके में देखता है तो पानी कम होता है, वो वापस उड़ जाता है। वापस उड़ जाता है तो उसके बाद में वो बड़े बड़े कौवे जो अनुभवी थे वो बैठे हैं बुजुर्ग, वो कहते हैं देखो ये बच्चा है कितना ईगो रखता है और ये हमसे ये पूछ लेता कि किस तरह से अंकल जी मैं पानी पीऊँ, तो हम उसको बताते कि बेटा जा बाहर जा और कंकड़ पत्थर ला और इसमें डाल, पानी ऊपर आ जाएगा और उसके बाद में पी लेना। ये चर्चा ही कर रहे थे, इतने में वो छोटा बच्चा है कौवे का, वो एक स्ट्रा पाइप लाता है और लाकर उस मटके में डुबोता है, गुट 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 करके और वापस उड़ जाता है और वो बुजुर्ग कौवे देखते रहते हैं। तो ये ही हमारी कहानी यही है कि आज के समाज की कि हमें टीचर को अपने आप को अपडेट रखना है। अगर ट्रेडिशनल चीज़ें ली तो हमारा स्टूडेंट हमसे बहुत आगे हो गया है। न्यू टेक्नोलॉजी कह सकते हैं या न्यू एरा है, इसमें बहुत कुछ से चेंजेज आ गए हैं। उस चेंजेज के साथ साथ अगर अध्यापक अपने आप में परिवर्तन नहीं करेगा तो बच्चे उससे और आगे बढ़ जाएंगे और वो अपने आप को अप्रासंगिक मानेगा। इसलिए हमें समय के साथ कोरोना जो महामारी है कोविड-19 उसको ध्यान में रखते हुए भी हमें वो चीज़ें अडॉप्ट करनी है कि उस बच्चे को ये भी लगे कि मैं शिक्षा भी लूँ और एडवांस टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा लें। और इसी के लिए यही हमारा शिक्षा का ध्येय हमारे शिक्षकों का है कि हम एक बच्चे को टेक्नोलॉजी के ध्यान में रखते हुए उनकी संवेगात्मक स्थिति है या इमोशनल जो टच है उसको भी हम टच करते हुए वो भी उसके अनुसार शिक्षा देंगे। एक फ्रेंडली सर्किल बनाकर बच्चे को शिक्षा देंगे तभी वो ले सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें एक अच्छा शिक्षक तब बनेंगे जब एक अच्छे हम छात्र बनेंगे, लर्नर बनेंगे। आपकी जेडी सिंह जी कौवे की कहानी को सुनते हुए मुझे भी एक बात याद आई जो कि अभी जब NCF 2005 का इम्प्लीमेंट हुआ और ये हुआ कि बच्चों में किस प्रकार से जो गतिविधि आधारित शिक्षण कराना है, चिंतन के कौशल को पैदा करना है, तो अगर हम ट्रेडिशनल रहेंगे तो निश्चित रूप से हम उसमें पानी पीने के लिए पत्थर ही डालेंगे। वैसा ही एक प्रसंग है कि हम जब पढ़ते थे 5th 6th 7th क्लास में तो संज्ञा सिखाई जाती थी और संज्ञा की परिभाषा सिखाई जाती थी, संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा की परिभाषा के साथ उदाहरण सिखाए जाते थे, राम सीता दिल्ली जयपुर ये। और जब वो प्रश्न एग्जाम में आता तो हम केवल वही परिभाषा लिखते और केवल वही एग्जाम्पल देते थे कि संज्ञा कौन सी है, कि राम सीता है, जयपुर दिल्ली है। ये 3-4 जो पेट वर्ड होते थे वही हमें पता होता था कि संज्ञा इसी को कहते हैं। लेकिन जब NCF 2005 आया, हमने उसको स्टडी किया तो हमें लगा कि ये तो कुछ और हमसे मांग कर रहा है, तो हमें अपडेट हुए। तो आज हम संज्ञा को उस तरीके से नहीं सिखाते। हम बच्चों को ये कहते हैं कि क्लास में जितनी भी चीज़ें हैं, आपको जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं आप उनके नाम बताइए। बच्चा वो नाम बताता है। आप जिस गांव में रह रहे हैं, जिस शहर में गए हैं, आपके ननिहाल कहाँ है, आप कौन कौन से शहर देखे उनके नाम बताइए, तो बच्चा बताता है। तो फिर हम उनको बताते हैं कि एनी नेम इज नाउन, कोई भी नाम होता है वो संज्ञा है। अब उसके लिए संज्ञा केवल राम सीता जयपुर दिल्ली नहीं रहा, वो सारी वस्तुओं के नाम, सारी जगहों के नाम, उन सबको जो है वो अपनी संज्ञा के उदाहरणों के रूप में इस्तेमाल करता है। तो ये हमारे जो है वो जो आप कह रहे थे कि शिक्षक को हमेशा एक लर्नर बन के रहना चाहिए,
तो अगर हम लर्नर बन के नहीं रहेंगे तो हम सीताराम और जयपुर दिल्ली की संज्ञा कोई सिखाते रहेंगे। निश्चित रूप से सतीश जी बहुत ही शानदार उदाहरण लिया आपने एनसीएफ के माध्यम से। मैं इसी बीच एक और बात याद कर रहा हूँ कि अब भी हम थोड़े दिन पहले तक कहते थे नई शिक्षा नीति मतलब 1986 वाली, परंतु आज 2020 में एक अच्छा बदलाव कहें या आने वाले समय के लिए नए दरवाजे खोलने वाली नीति बनी, और अब नई शिक्षा नीति हम इसको कहें जो अब आई है, उसमें कुछ आप थोड़ा बहुत आज के शिक्षक को क्या कहना चाहते हैं सर? इसमें जैसे नई शिक्षा नीति है ये 33 साल बाद में आई है और 1986 के बाद में 2020 में आई है, तो अब आप बता सकते हैं 33 साल में बहुत सारा चेंज हो गया है और उस चेंज को ध्यान में रखते हुए ज़रूरी भी था कि ये हमें नई शिक्षा नीति लाना है। अब यहाँ एक इससे पहले बात करते हैं कि जैसे घुम्बर साहब ने बात की है, आपने बताया कि एनसीएफ 2005 का एक आप उदाहरण दिया है, तो एनसीएफ 2005 है। वैसे एनसीएफ ये 4th है, इससे पहले 3 एनसीएफ और आगे हैं, 75 में भी आया है, 88 में भी है और 2000 का भी है और 2005। लेकिन अब ये है कि उस 2005 का क्यों आया है, इससे पहले थे उनको क्यों नहीं लिया है? तो वहाँ ये है कि पहले वाले जो एनसीएफ थे वो ज़्यादातर बिहेवियरल साइकोलॉजी से रिलेटेड थे और जैसे आप बता रहे हो वैसे ही वो व्यवहार में लेने वाली चीज़ें वाले। अब जो एनसीएफ 2005 है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजी से रिलेटेड है। उसमें ये बताया गया है कि बेटा तेरे को रटना नहीं है, तेरे को ज्ञान का खुद सृजन करना, यू हैव टू क्रिएट योर नॉलेज। और ये बहुत बड़ी बात है और ये तब होगा जब उस बच्चे को हम फ्रीडम देंगे, उसको वो फैसिलिटीज़ देंगे, उसी एक दायरे में सिकुड़ कर हम अगर उसको रखेंगे तो वो बच्चा कंस्ट्रक्टिव लर्निंग नहीं कर पाएगा। इसलिए वो अब जो आ रही हैं वो उसी हिसाब से हम आप देखते हैं कि बुक्स भी उसी पैटर्न पे तैयार हो रहे हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार भी। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है तो उसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं मेरे हिसाब से। कोई ज़रूरी नहीं, हर आदमी अपने अपने विवेक को काम में लेता है और विवेक तो ये है कि हमें ये नहीं है कि व्हाट इज़ टू थिंक व्हाट इज़ टू लर्न, ये नहीं, हमें कोई ये नहीं कहे कि आपको ये सोचना है और ये ही पढ़ना, ये नहीं कि हाउ टू थिंक एंड हाउ टू लर्न। मुझे ये प्रोसेस है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या मुझे चिंतन करना है, क्या कैसे पढ़ना है और कैसे चिंतन करने का तरीका भी एक अपने आप में टेक्निक प्रोसेस, वो प्रोसेस अपने को। और जिस दिन बच्चा कैसे पढ़ना है, कैसे चिंतन सोच कैसे तैयार करें, वो जिस दिन समय आ जाएगी उसके बाद में ये है बच्चा अपने ज्ञान का खुद क्रिएशन करने लग जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है और ये चीज़ें ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ आई हैं, उसमें बताया गया भी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी दिया है इसमें और उन्होंने यही कहा है कि हाउ टू थिंक, ये बताया है उन्होंने। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ये भी आती है, मेरी बात से आप सहमत हो या नहीं हो, इसके एक आपके जो ये अगली बात हो उससे पहले मैं सभी शिक्षक साथियों से एक बात कहना चाहूँगा कि हमें इसके इन पक्षों को जिस पे आपने बात की है, इनके जितने भी और भी सकारात्मक पक्ष नजर आए उनको बड़े शानदार तरीके से समाज को समझाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है। यदि हम इसको अच्छे से तरीके से समझा पाएंगे और इसकी कहीं आलोचनात्मक पक्ष भी है तो उसकी चर्चा करेंगे तो आने वाले समय में सुधार की गुंजाइश बढ़ेगी। अब ये है कि इस समय ये स्टार्ट हो रही है तो अभी हमें और इसको लगाएं, इम्प्लीमेंट होंगे, क्रियान्वयन होगा, उसके बाद में पता लगेगा। आज हम इस पे उसकी रिव्यू करते हैं तो वो ज़्यादा जल्दबाजी होगी, इसलिए एक बार इसको यहीं ड्रॉप करते हैं। लेकिन यही चाहते हैं कि हमारा देश अच्छा बने, अच्छी एजुकेशन पॉलिसी है तो अच्छे बच्चे तैयार हो, अच्छे शिक्षक हो और देश का नव निर्माण हो। निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के जो साथी हैं, जो दर्शक हैं हमारे, वो स्वामी जी को निश्चित रूप से जानते होंगे, राधा कृष्णन जी का नाम सभी ने सुना होगा और इन विभूतियों के मार्गदर्शन को हम अपनाने का प्रयास करेंगे। सर अभी बात कर रहे थे कि अच्छे शिक्षक, अच्छे विद्यार्थी तैयार हो तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए।
इसको थोड़ा सा हमें आप हिंदी में बताएं, वैल्यू बेस क्या होता है? मूल्य आधारित शिक्षा की भी हमको बात करनी चाहिए, नैतिक मूल्यों की, संस्कारिक मूल्यों की आप वहाँ सोच रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही शानदार बात है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य यही है सर्वांगीण विकास, बच्चे का चहुमुखी विकास हो और वो राष्ट्र के लिए एक उपयोगी नागरिक के रूप में सामने आए। तो उसके लिए शिक्षित जी, आपकी बात को एक और जोड़ूं मैं भी, शिक्षित शब्द को ना कहकर मैं ज्ञान, जो ज्ञान का भंडार लादेन के पास भी बहुत था। निश्चित रूप से वह बहुत कुछ जानता था और उसने सारी दुनिया की सरकारों को नाकोचने चबा दिए थे, परंतु कहीं न कहीं जो आप कह रहे हैं वैल्यू एजुकेशन की उनके पास डाइवर्जन थी, उनका बदलाव वहीं से भटकाव था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। तो एक शिक्षक के लिए बहुत आप देखेंगे इतिहास में क्रांतियां भी शिक्षकों ने बहुत की हैं। तो इस जो मूल्य आधारित शिक्षा की बात करें या नैतिक मूल्यों की बात करें, तो ये भी हमें जो मैं कहूँगा कि जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं उनका ये बहुत बड़ा दायित्व है। जितना हम उनको नर्चर करेंगे, जितनी हम उनका पोषण करेंगे मूल्यों का बाल्यकाल में, वो फिर आगे जाके एक बड़े वृक्ष के रूप में बन जाएगा। और इसके लिए अलग से कोई पाठ्यक्रम की जरूरत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि शिक्षक एक उदाहरण के रूप में उनके सामने प्रस्तुत हो। वैल्यूज को पढ़ाने से वैल्यूज नहीं आती, वैल्यूज को देख के वैल्यूज आती हैं। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। तो जैसे हमारे अच्छे कर्म होंगे तो निश्चित रूप से बच्चे हमको फॉलो करेंगे। और अगर हम सैंपल के रूप में स्कूल में उपस्थित होंगे, हम जो वैल्यूज सिखाना चाहते हैं बच्चे में, वो हमारे चेहरे से, चलन से, व्यवहार से झलकेंगी, तो निश्चित रूप से उसका बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि वैल्यू एजुकेशन को हर टीचर्स को अपने दिमाग में रखना चाहिए और एक उदाहरण के रूप में स्वयं को जो है प्रस्तुत करना चाहिए। सर, अपने अंत में यदि इसी मुद्दे पर थोड़ा सा और आगे बढ़ें, कोविड का दौर चल रहा है और इसमें मेरे ख्याल से शिक्षक से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं माँ बाप बच्चे के लिए। आज शिक्षक थोड़ा सा संदेश मात्र दे पा रहा है घर पर, और उसको कैसे प्रेरित करना है और उसको सही सांचे की तरफ कैसे ले जाना है, ये माँ बाप की विशेष जिम्मेदारी बन गई है। तो इसके बारे में आप हमें अब जैसे गुम्बर साहब ने भी बताया है कि बच्चे की पहली शिक्षक है उसकी माँ होती है, प्रथम पाठशाला है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें शिक्षक के साथ साथ विद्यालय के अलावा उनके बच्चे के मम्मी पापा, उनके पेरेंट्स हैं, वो समाज है, वो भी साथ मिलकर कार्य करेगा। तब ही हम इस कोविड-19 का दौर है उसमें बच्चा असमंजस में है, बच्चा भयभीत है, बच्चा संदेह में है, उस संदेह को, उसके भय को हम दूर कर सकते हैं। अकेले शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है, हमारे उनके बच्चे के माँ बाप और समाज की जिम्मेदारी है कि मिलकर कार्य करें और उसमें उस बच्चे को वो उसको माहौल दें कि वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाए। सर, बहुत ही शानदार कहा कि आज समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप में एक शिक्षक को ढूंढे और वह भूमिका अपने आने वाली पीढ़ी के साथ निभाए, ताकि हम सब इस चीज़ में शामिल होते हुए इस दौर के अंदर हमारे बच्चों को सही मार्गदर्शन दे पाएँ, आने वाले समय में देश की तरक्की में अपना योगदान लिख पाएँ। यही सबकी आशा रहती है। आज की मैं समझता हूँ कि इस वार्ता में हमारे शिक्षक साथियों को इसका लाभ भी मिलेगा और निश्चित रूप से हम जिस संदर्भ में आज शिक्षक दिवस मना रहे हैं उसकी कुछ सार्थकता नज़र भी आएगी। मैं आज के इस कार्यक्रम को स्वामी जी और डॉक्टर राधा कृष्णन जी को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए और डॉक्टर जेडी सिंह जी का धन्यवाद करते हुए आज की इस वार्ता को विराम देना चाहूँगा। और विराम से पूर्व हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं और उसके साथ ही हमने इस वार्ता को विराम देते हैं। ओम